कमाल है ना ममता बनर्जी। आपको याद है एक तस्वीर हमने डिस्कस की थी विनोद जी, घंटी भी वो ठीक से नहीं बजा पा रही थी और आज बता रही है कि मैं शॉल ओढ़ कर आई हूँ, हमारी संस्कृति है सिर ढकने की। कमाल है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन का मेरा सवाल था आपसे, ममता बनर्जी ने उससे काउंटर करने का तरीका तो ढूंढ लिया है। देखिए, ममता बनर्जी ने जिस दिन जगन्नाथ मंदिर बनाया था उसके बाद से ही वो उस रास्ते पे चल पड़ी थी। उनको मालूम है कि दोनों जो वर्ग हैं उनका वोट उनको चाहिए। और अभी जैसे अवधेश जी ने कहा कि वो BL संतोष जी का बयान था सभ्यताओं का संघर्ष है, तो ये बयान तो भारी पड़ जाएगा बीजेपी को। अच्छा, कैसे? ममता बनर्जी इसको बंगाली अस्मिता से जोड़ देंगी। वो कहेंगी भैया BL संतोष तो बंगाली है नहीं, वो तो बंगाल के बाहर के हैं। वो तो जोड़ देंगे कि ये जो है ये बंगाल की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको ये गलत बता रहे हैं। देखिएगा आप, BL संतोष जिस तरह का बयान दे करके बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। और बंगाली अस्मिता का जिस तरह इस्तेमाल करती हैं ममता बनर्जी, वो पिछले चुनाव में हम लोग देख चुके हैं कि खाली फुटबॉल से जो उन्होंने जो है खेला होबे कर दिया था, खेला होबे हो गया था। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बयान सभ्यताओं का संघर्ष इतना गंभीर बयान नहीं देना चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये जॉर्ज बुश का बयान है। भारत में चुनाव होते रहते हैं, विधानसभाओं के हर पार्टी लड़ती जीती है, कोई सभ्यताओं का संघर्ष है। मतलब यानी बंगाल भाजपा में कोई एक नेता अपनी ओर से बयान नहीं देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का इस समय चुनाव का एक मुख्य मुद्दा है कि हमारी लड़ाई सभ्यता का है, क्योंकि हमको लोकतंत्र स्थापित करना है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है मैं तो शॉल सर पे ओढ़ूंगी, महाकाल मंदिर बनाऊंगी, ये बता रहा है मतलब ये एक ममता बनर्जी असभ्य है, हम सभ्य हैं। नहीं वो ये उसका भाव तो यही जाएगा ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है। तो वो कौन सा जो तानाशाही से आई है? बिल्कुल तानाशाही है, चुन के आई है भाई, एक तानाशाही। देखिए, वो बता रहा है कि ममता बनर्जी इस समय की बदली हुई परिस्थितियां जो हिंदुत्व के आधार पर जो उत्तर पश्चिम बंगाल में उभार हुआ है, जिसको पिछली बार वो कंटेन करने में सफल हो गई थी, इस बार लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है। और यही संदेश है कि इस बार पश्चिम बंगाल का वातावरण 2021 के मुकाबले काफी बदला हुआ है। उसके पीछे कारण बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कारण भी है। बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को बड़ा इशू बनाकर रखेगी। असम में अमित शाह ने इसके संकेत भी दिए। कोलकाता पहुंचने से पहले अमित शाह ने असम में नौगांव के बटद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अब एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकाला जाएगा। मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल असम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसका असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी पड़ेगा, ये तो तय है। पश्चिम बंगाल में जहां FIR से घुसपैठिए परेशान हैं, तो वहीं बांग्लादेश से एक और हिंसा से जुड़ी हुई बुरी खबर आई है। चुनाव से पहले बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद फरवरी 2026 में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए कल ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि वो वेंटिलेटर पर थी। 17 साल के बाद उनके बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे हैं। अब सब कुछ तो तारिक रहमान के हाथों में ही है। अवधेश जी, तारिक रहमान ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे, चुनाव में आगे जाएंगे, सिंपैथी वोट मिलेगा खालिदा जिया के जाने के बाद। देखिए, इस समय बांग्लादेश एक अनिश्चय के भंवर में है। अगले 2 महीने की परिस्थितियां वहां क्या होगी, चुनाव तक चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये इस पर निर्भर करेगा। अभी क्योंकि बेगम खालिदा जिया का जो बैकग्राउंड रहा है वो जनरल जियाउर रहमान के साथ रहा है। जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के एक बड़े सेनानी भी थे जी। लेकिन वो बाद में
मुजीबुर रहमान की जब 15 अगस्त 1975 को पूरे परिवार की एक प्रकार से वहाँ हत्या हुई और तख्ता पलट गया, उसके बाद उनको सेना प्रमुख बनाया गया था और फिर बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने और उनकी भी हत्या हो गई थी। अब बेगम खालिदा जिया तो सजा याफ्ता थी, उनको सजा थी, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से वो जेल से बाहर नजरबंद में रहती थी। अब इस समय कहना मुश्किल है, लेकिन बीएनपी इस समय चूंकि एक बांग्लादेश की अवामी लीग के बाद दूसरी एक प्रमुख पार्टी है, हालांकि चुनाव में वो बिल्कुल रूटेड हो गई थी, तो अभी तक के हिसाब से लग रहा है कि तारिक रहमान की स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन जिस दिशा में बांग्लादेश जा रहा है उसमें अभी आगे क्या होगा कहना कठिन है। तारिक रहमान को उस प्रकार का क्या अनुभव है, वहां की 17 साल वो बांग्लादेश से बाहर रहे हैं जी। और वो उस प्रकार का चुनाव अभियान चला पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस समय उनकी मृत्यु बांग्लादेश के अनिश्चितता को और बढ़ाने वाला है। उनकी मृत्यु बांग्लादेश के लिए अत्यंत ही जोखिम भरे समय में हुआ है। देखिए, बीएनपी वहां अकेली अवामी लीग की स्थिति तो बहुत तितर बितर वाली हो गई है। उसका तो शेख हसीना भारत में है और उनके नेता सब कुछ नजरबंद हैं, कुछ गायब हैं। बीएनपी ही एक बड़ा मुकम्मल राजनीतिक दल अभी है वहाँ पर। बाकी सब नई पार्टियां बन रही हैं, वो छात्रों ने बनाई है या जमात वाले भी लड़ रहे हैं चुनाव। हालांकि बीएनपी भी एक तरह से राइट विंग पार्टी ही मानी जाती रही है अवामी लीग की तुलना में वहाँ के, लेकिन फिर भी बीएनपी जमात से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी। अगर बीएनपी वहाँ मजबूत होती है तो एक उम्मीद ये बनती है कम से कम मुकम्मल राजनीतिक दल के हाथ में बांग्लादेश सत्ता है। लेकिन जो अवधेश जी कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि चुनाव समय पर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जिस तरह की स्थितियां वहां पर गंभीर हो रही हैं, वो एक बड़ा यक्ष प्रश्न है।